जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद। और कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फिर अब एक हम नई क्लास के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वही ब्लड से रिलेटेड है। और कल जैसे कि हमने आरबीसी आपको पढ़ा दिया, आरबीसी में कुछ थोड़ा सा एक पोर्शन रह गया लास्ट में, जो जर्नल कंपटीशन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रात के समय क्यों नहीं अंगीठी या हीटर वगैरह जलाकर बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। तो देख लीजिए होता क्या है, रात्रि के समय बंद कमरे में जब कोई व्यक्ति सोता है तो वहाँ पर जैसे खुला रूम है तो वहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है तो वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब सफिशिएंट नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से घुल जाता है। घुलकर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो कराता नहीं है, ग्लूकोज टूटता नहीं है, सेल को ऊर्जा मिलती नहीं है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी तो इसमें पूरा हो गया है। आज हम WBC वैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए जैसे कि कार्बन है, ठीक है। कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो आप सब जानते हैं CO2 बनता है। यदि ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए, अब जैसे कि 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, अब 2 ऑक्सीजन के अणु जुड़ रहे हैं। यदि ये हाफ हो जाए, क्या हो जाए? हाफ हो जाए, यानी आधे ही रह जाए, ठीक है ना। तो ऐसे समय में क्या बनेगा? क्या बनेगा? CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनेगी वो ब्लड में घुलनशील है और बहुत तेजी से घुल जाती है, जिससे ब्लड में कहीं न कहीं जो है जब ये पहुंचती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके कारण हीमोग्लोबिन के साथ ये तेजी से बहने की इसमें क्षमता होती है और उस व्यक्ति का ब्लड जो है ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन नहीं कर पाता या ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बना पाता। जब सेल को एनर्जी नहीं मिलती तो सेल डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह से व्यक्ति में ये अपना प्रभाव दर्शाती है। यानी कि ये क्या है, जैसे कोई हीमोग्लोबिन का अणु है और ये क्या करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से जब जुड़ता है सेल के अंदर, और जब ये सेल्स जो है ये हमारा जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। और कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड जब पहले ऑक्सीजन आ रहा था तो क्या कर रहा था? इसका ब्रेक डाउन कर रहा था। अब ब्रेक डाउन नहीं होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, सेल अब ऊर्जा नहीं बना पाएगी। नो ब्रेक डाउन लिख सकते हैं, नो ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा भाई? ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या करेगी? सेल स्टॉप्स वर्किंग, यानी सेल अपना काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी तो क्या होगा? यहाँ पर सफिकेशन हो जाएगा, ओकेशन, ठीक है। सफोकेशन यानी दम घुट जाएगी, ठीक है ना, दम घुट जाएगी, ठीक है। सफोकेशन हो जाएगा, उस व्यक्ति की दम घुट जाएगी। सेल अब अपना कार्य कर नहीं रही, यानी भोजन नहीं बना रही, ऊर्जा नहीं दे रही, और जिस वजह से जो है दम घुटने लग जाती है, सफोकेशन उसमें होने लग जाता है। और इससे क्या हो जाता है, जैसे दम घुटती है तो फिर डेथ उसकी हो जाती है। किसकी? जो
इसकी चपेट में आया हुआ है, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, अब डेथ हो जाएगी, मर जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो इस तरह से जो है हीमोग्लोबिन के साथ एक तो ऑक्सीजन घुलता है, पर ऑक्सीजन का यदि मात्रा कम है तो यही ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाती है, यानी काम नहीं करता है ये, और जिसकी वजह से सेल अपना कार्य को बंद कर देती है। कार्य सेल के क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस कराना, ग्लूकोज को तोड़कर तो वो नहीं कर पाती, जिससे सेल में क्या होने लग जाता है, सफोकेशन, यानी दम घुटने लग जाती है और लास्ट में डेथ हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब और हम बात करते हैं तो और क्या क्या करती है भाई, ये सफोकेशन यानी जो है दम घोटने वाली, सफोकेशन यानी दम घोटू इसको कहा जाता है, यानी दम घोटू गैस है ये। और क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है स्वीट जो है स्लीपिंग, ठीक है ना, मधुर नींद उसको आ जाती है, यानी परमानेंट नींद उसको आ जाती है। साथ साथ में साइलेंट किलर गैस भी इसको कहा जाता है, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, यानी सपोज दम घोटू गैस इसको कहा जाता है, मधुर नींद वाली इसको कहा जाता है, साथ साथ में साइलेंट यानी धीरे धीरे मारने वाली गैस इसको कहा जाता है, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये तो हुआ भाई हमारा, कल थोड़ा सा इसमें रह गया था वो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आज पढ़ाएंगे WBC के बारे में। WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ाएंगे। भाई वाइट ब्लड सेल क्या होती हैं, देखिए भाई वाइट ब्लड जो सेल है एक तरह का हमारे शरीर का बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड का मतलब हुआ वो हमारे शरीर का जो है सुरक्षा करती है। और इनको क्या कहते हैं, आप कहोगे सर इनका दूसरा नाम होता है क्या, सोल्जर सेल भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है, सोल्जर सेल भी होता है। कहोगे सर और भी कुछ नाम होता है क्या, बिल्कुल होता है। दूसरा नाम इनका जो है ल्यूकोसाइट भी होता है। तो और कहोगे सर और भी कुछ नाम होता है क्या, भाई हिंदी में इसको श्वेत रुद्र कणिका कहते हैं। यानी अलग अलग जगह इनका अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। और एक और थोड़ा सा देखिए, जो आरबीसी होती है, आरबीसी उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बनाने में हेल्प करती है आरबीसी, तो विटामिन B6 बनाने में मदद करती है। विटामिन की कभी पूछ ले कौन सा विटामिन आरबीसी के द्वारा बनता है, तो विटामिन B6 बनाती है। और यदि B6 की कमी हो जाए तो माइल्ड एनीमिया हो जाता है, ठीक है, ये हो गया है, ठीक है, माइल्ड एनीमिया इसकी वजह से हो जाता है। अब भाई आज हमारा जो टॉपिक है वो है WBC। WBC को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई, वाइट ब्लड सेल इसको कहा जाता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। और क्या कहा जाता है भाई, इसी का नाम जो है क्या कहेंगे, इसको ल्यूकोसाइट भी कहेंगे। ल्यूको का मतलब होता है भाई, ल्यूको का मतलब भी वाइट ही होता है, ठीक है ना। और साइट का मतलब होता है सेल से। साइटोलॉजी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है भाई, साइटोलॉजी का मतलब ही जो है सेल होता है। साइटोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, सेल होता है, या सेल का अध्ययन करना जिसको कहा जाता है। अब कहोगे कि सर WBC में न्यूक्लियस होता है क्या, बिल्कुल भाई इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, परजेंट है ना, न्यूक्लियस इसमें परजेंट होता है। कहोगे सर इसकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए भाई इसकी संख्या यहाँ ऊपर ही लिख लीजिए। वैसे किसी बुक में जो है 4000 से 10,000 भी दे रखा होगा, किसी में 8 से, किसी में 6 से, तो आप इतना लिख सकते हैं। अधिकतम कितनी संख्या होती है, 8 से 10,000 होती है, ठीक है ना, 1000, 8 से 10,000 इसकी
जेंट्स इसकी क्या होती है भाई, संख्या होती है। कितना होती है, 8 से 10,000 इसकी संख्या होती है। कितने ब्लड में होती है, अरे भाई ये जो है ना 100 ml क्या, हीमोग्लोबिन, 100 ml हीमोग्लोबिन में होती है। ये संख्या कितने में होती है, 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर ये संख्या होती है। कितना, 8 से 10,000। कितने हीमोग्लोबिन में, 100 ml हीमोग्लोबिन में ये इतनी संख्या इसकी होती है। अब जब हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या खासियत है भाई, इसका जो है ना अनुपात किस किस का देखे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का यदि अनुपात देखा जाए तो 6 जैसे ये है रेशो 1 होगा। यानी आरबीसी क्या है भाई, संख्या में बहुत ज्यादा है। किसकी तुलना में, डब्ल्यूबीसी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। कौन, आरबीसी। पर ध्यान दीजिए, आरबीसी संख्या में तो ज्यादा है पर आकृति में या कहे कि आकार में ये छोटी रहती है। किसकी तुलना में छोटी रहती है भाई, ये जो है हमारा जो सेल है कौन सा, डब्ल्यूबीसी, उसके आकार में उसकी तुलना में छोटी रहती है। डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ी होती है और पर संख्या में कम होती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी कहाँ से बनती है, ये भाई इसका भी फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वही भाई बोन मैरो से ही होता है। इसका भी बोन मैरो से ही इसका क्या होता है भाई, निर्माण होता है। किसका होता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, इसका निर्माण भी यहीं से होता है। अब कहोगे सर ये कितना दिन जिंदा रहती है, भाई ये जिंदा जो है ना बस 2 से 4 दिन ही रहती है। कितना दिन रहती है जिंदा, 2 से 4 दिन। यानी लाइफ, इसका लाइफ कितना है, लाइफ स्पान कितना होगा भाई, इसका 2 से 4 डे है। बस इतना सा ये जिंदी रहती है, फिर बाद में मर जाती है। अब इसका कहोगे कि सर डेथ कहाँ होता है, भाई इसका डेथ जो है ना कहाँ पर होता है, वो जो आरबीसी है या कहे कि जो ब्लड है उसी में हो जाता है। इन ब्लड के अंदर ये मर जाती है। आरबीसी कहाँ मर रही थी, स्प्लीन में जाकर। ये कहाँ मर रहती है, ब्लड में मर जाती है। और ये कहोगे कि सर इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो भाई देखिए इसका निर्माण या कहे कि रीजनरेशन कहाँ होता है, पुनः निर्माण ये कहाँ होती है, तो भाई पुनः निर्माण भी कहाँ होता है, ब्लड में ही होता है। तो कितनी बात हो गई, इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका रेशो कितना होता है, 6:1 होता है। बनती कहाँ है, बोन मैरो में बनती है। जिंदी कितने दिन तक रहती है भाई, 2 से 4 दिन रहती हैं। हीमोग्लोबिन कितना, 100 ml हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000 ये पाई जाती हैं। इनको ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल भी इनको कहा जाता है। अब कहोगे कि सर इसका जो है शेप कैसा होता है, भाई इसका कोई विशेष तरह का आकार नहीं होता। जिस तरह हम बात कर रहे थे आरबीसी, तो आरबीसी का जो शेप था डंबल शेप या उनको बाइकॉनकेव कह रहे थे, तो इसका भी शेप होता है कि भाई इसका नहीं होता। यानी शेप कैसा होता है, एमेबिक का मतलब ही क्या है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो अमीबा जो होता है, तो अमीबा क्या है, एक तरह का जो है जीव है और उसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता। वैसे ही इसका भी आकार आकृति नहीं होता। किसका नहीं होता भाई, डब्ल्यूबीसी जो है ना इसका नहीं होता है। और क्या सर आरबीसी का होता है क्या, बिल्कुल होता है, डंबल शेप होता है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी बातें हो गई, किसकी, हमारे डब्ल्यूबीसी की हो गई। अब आप अभी देखते जाओ क्लास को, वो अभी तो हम आए हैं प्लेटफॉर्म पे, अभी देखते जाओ। अभी धीरे धीरे हमारा जो है जलवा जो है देखते जाना। बस आप लोग जो है जुड़े रहना, तभी ये देख पाओगे। अगर आप जुड़े नहीं रहोगे, आपका शायद नहीं होगा, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जो है
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो और अदर नाम भी है क्या? बिल्कुल भाई, इसके अदर नाम भी हैं। तो बताइए सर क्या क्या नाम है? तो भाई देखिए आप और अदर क्या क्या नाम है। अदर नाम का जब बात करते हैं तो इसको फाइटर सेल भी कहा जाता है, फाइटर सेल्स कहा जाता है। सर फाइटर क्या है? लड़ाई झगड़ा करती क्या? भाई करती है। किसके साथ करती है? तो इसका फाइटर सेल इसका वर्क है यानी लड़ने वाली कोशिका, और इसको जो है इसलिए फैगोसाइटिक सेल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैगोसाइटिक सेल इसको जो इसको कहा जाता है। फैगोसाइट का मतलब क्या होता है? अरे भाई भक्षण करने वाली, खा जाने, फैगोसाइट भक्षाणु कोशिका, ठीक है ना, भक्षण करने वाली है ना, भक्षण करने वाली। यानी भक्षण का मतलब होता है पूरा का पूरा निगल जाना, उसको कहते हैं भक्षण करना, है ना। तो भक्षण कैसे करती? तो देखिए भाई, ये मान लीजिए ये एक कोई जो है ये WBC है, WBC है, WBC है। अब ये मान लीजिए एक कोई क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। अब ये बैक्टीरिया जैसे ही आया, ये बैक्टीरिया मान लेते हैं इसको, और ये इसके अंदर सेल के अंदर आया तो इसमें सीधा ही चला जाएगा, और जाएगा तो ये इसमें भक्षण कर जाएगी, इसको अपनी ओर लेके पूरे के पूरे बैक्टीरिया को क्या करेगी? निगल जाएगी सीधा। तो इसलिए इसको WBC को क्या कह दिया भाई? इसका फैगोसाइटिक सेल भी इनको कह दिया। क्यों कह दिया? कि ये जो है WBC क्या करती है? निगल जाती है। WBC एनगुलेटिंग बैक्टीरिया। अरे भाई ये सीधा का सीधा बैक्टीरिया को खा जाती है, निगल जाती है, इसलिए WBC को क्या कहा? फैगोसाइटिक सेल भी इनको कहा गया। अब आगे और भी नाम है क्या? बिल्कुल इनके और भी नाम होते हैं। तो सर कौन कौन से नाम होते हैं भाई? एक तो फाइटर सेल या फैगोसाइटिक हो गया। दूसरा देख लीजिए, इनका दूसरा नाम होता है बॉडी गार्ड। बॉडी गार्ड क्या होता है? सुरक्षा कर्मी, ठीक है ना। और ये क्या करती है भाई? सुरक्षा किससे करती है? बॉडी गार्ड किसके लिए? प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से सुरक्षा करती। और भी नाम है क्या? बिल्कुल है भाई, और भी नाम है, अभी तो देखते जाइए। इनको जो है सोल्जर सेल भी इनको कहा जाता है। सोल्जर सेल का मतलब जो है सैनिक कोशिका। सैनिक बॉर्डर पे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। ये हमारे इन्फेक्शन से रक्षा करती है, इसलिए इनको सोल्जर सेल भी कहा जाता है। तो अब एक बार रिपीट कर लीजिए, क्या क्या नाम हुआ? फैगोसाइटिक सेल इनको कहा जाता है, इनको जो है सोल्जर सेल इनको कहा जाता है, ठीक है। फैगोसाइटिक क्यों कहते हैं? ये भक्षण कर जाती है, किसका कर जाती है? पूरे के पूरे बैक्टीरिया का कर जाती है, इसलिए इनको भक्षाणु कोशिका कहा। अब इस तरह से ही जब नाम की हम अलग अलग जब चर्चा करते हैं, तो भाई अब आगे देखिए, इस एक एक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे, किसके? WBC के। तो टाइप्स ऑफ WBC, ठीक है। तो भाई टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये मेन दो प्रकार की होती है। तो सर कौन कौन सी होती है? तो आओ देखते हैं। मेन तो दो भागों में इसको बांटते हैं। एक तो बोला जाता है इनको ग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट क्या बोलते हैं? ग्रानुलोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रानुलोसाइट बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? एग्रानुलोसाइट। एग्रानुलोसाइट क्या बोलते हैं? एग्रानुलोसाइट बोलते हैं। ग्रानुलोसाइट, एग्रानुलोसाइट। अब भाई ग्रानुलोसाइट किसे कहते हैं? देखिए भाई, ग्रानुल्स का मतलब है ये एक सेल है, ये उसका केंद्रक है। ये सेल हो गई, ये उसका केंद्रक हो गया। अब इस तरह से इसमें कुछ पार्टिकल मौजूद है ना,
इसको पार्टिकल्स कहे या कण कहे, वो मौजूद है तो ग्रानुलोसाइट, और नहीं है। ग्रानुल्स का मतलब ही होता है पार्टिकल्स, ठीक है। ग्रानुल्स का मतलब ही क्या होता है, पार्टिकल्स या कण। अब कण या पार्टिकल्स को ही इंग्लिश में ग्रानुल्स बोलते हैं। तो ये ग्रानुल्स उपस्थित है तो ग्रानुलोसाइट, और ये यदि नहीं है, ये नहीं है तो उसको एग्रानुलोसाइट, अकणिकाएं, ठीक है ना। इस तरह से इसका ग्रानुल्स के आधार पर ग्रानुलोसाइट, एग्रानुलोसाइट, कण के आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो लिख लीजिए, सच ऐसी वाइट सेल, वाइट ब्लड सेल, ब्लड सेल्स which their साइटोप्लाज्म, ये कोशिका जो बनाई थी जहां ये केंद्रक और ये कण है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, साइटोप्लाज्म का क्षेत्र है। तो लिख लीजिए, देयर साइटोप्लाज्म आर which have particles inside the cells, जिसमें ऐसी कोशिका जिसके अंदर क्या हो, पार्टिकल्स मौजूद हो, उसको क्या कहेंगे, ग्रानुलोसाइट कहेंगे, ठीक है। सेल, पार्टिकल इनसाइड द सेल्स inside the cells called as granulocyte, ग्रानुलोसाइट, इनको क्या कहेंगे, ग्रानुलोसाइट कहेंगे। एग्रानुलोसाइट का मतलब होता है नो पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, किसमें, साइटोप्लाज्म, यानी कोई तरह के पार्टिकल्स साइटोप्लाज्मा में उपस्थित नहीं होते, उसको एग्रानुलोसाइट, उपस्थित होते हैं उनको ग्रानुलोसाइट। ये कुल मिलाकर जो है ग्रानुल्स के ऊपर ही डिपेंड है। अब कहोगे सर ये ग्रानुलोसाइट के कितने प्रकार हैं, भाई ग्रानुलोसाइट के कितने प्रकार है, तो आगे देखिए ग्रानुलोसाइट के कौन कौन से प्रकार हैं, इसी के नीचे लिख लो, है ना, कौन कौन से प्रकार है। ये हमने बताया ग्रानुलोसाइट क्या होता है, एग्रानुलोसाइट क्या होता है। तो ये जो है ना ग्रानुलोसाइट का टाइप देख लीजिए। बड़े ये जो है ग्रानुलोसाइट का, सबसे पहले एक डाई लेते हैं, एसिडिक डाई, और एसिडिक डाई का क्या नाम होता है भाई, उसका नाम होता है इओसिन, इओसिन नाम की एक डाई होती है, एसिडिक नेचर की होती है और नाम होता है इओसिन। क्या नाम होता है, इओसिन इसका नाम होता है। एक होती है बेस डाई जिसका नाम है बेसिक डाई, और वास्तविक नाम इसका होता है मिथाइल ब्लू, इसका नाम होता है, ठीक है ना, इसका वास्तविक नाम ये होता है मिथाइल ब्लू। और तीसरे तरह की कोई जो है ये जो WBC है, इसको कहते हैं एसिड और बेसिक, ठीक है, एसिड और बेसिक डाई, यानी नो अफेक्टेड एसिड और बेस, एसिड और बेस कौन कौन से एसिड, इओसिन, और बेस कौन सा, मिथाइल ब्लू, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है। भाई एसिड और बेस जब बनता है, मिलता है, एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रल, यानी जो नहीं तो एसिड की मात्रा रहती नहीं बेस की मात्रा होती, वो हो जाता है उदासीकरण या कहे न्यूट्रल, ठीक है। वो उधर अपने ओर खींचता है, वो उधर
अपनी खींचता है तो डिसाइड ये ले लेता है मैं किसी की तरफ नहीं हूं, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है ना। अब इसमें एसिडिक डाई, एसिडिक डाई को कौन सी, इओसिन, बेसिक डाई कौन सी, मिथाइल ब्लू, और एसिड, और ये इसका हो गया नाम। अब एसिडिक डाई में जब इसको रंजित किया जाता है, यानी डाई इस पर डाली जाती है, जैसे ही डाई डालेंगे तो इसका कलर ये पिंक कलर की होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, when we pick up a WBC and paint it with acidic dye, we get ऑरेंज कलर। ये कैसा कलर दे देती है, ऑरेंज कलर देती है। ठीक है। इसका ये ईसोन डाई जब मिलाते हैं, वास्तव में इसका कलर भी कैसा है, ऑरेंज ही कलर इसका ईसोन डाई का होता है, एसिडिक इसका नेचर होता है। तो ये येलो ऑरेंज कलर ये देती है, और ऑरेंज कलर ये देती है, इसी के नाम पर इस WBC का जो नामकरण किया जाता है। तो इसी का नाम होता है इओसोनोफिल। ठीक है ना, इसिनोफिल्स। ईसोन इसमें डाई मिला रहे, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, इसिनोफिल्स। फिल्स फील करने वाली, भरने वाली, तो ईसोन डाई को अपने अंदर भर लेती है, उसको फीलिक बोलते हैं, ईसोनोफिलिक ये डाई है ना, इसी के नाम पर इसका नाम दे दिया। यानी जो ईसोन नाम की जो डाई है जिसका कलर ऑरेंज होता है, इसको WBC पर जब डाला जाता है तो जो WBC जो ईसोन डाई जो है उसमें घुल जाए, या ईसोन डाई को जो एब्जॉर्ब कर ले और खुद का रंग ईसोन डाई जैसा बना ले, उसको ईसोनोफिलिक यानी ईसोनोफिलिक उसको कहेंगे। ठीक है। जो बेस यानी मिथाइल ब्लू को अपने में रख ले उसको बेसोनोफिलिक, जो किसी को नहीं रखे उसको जो है न्यूट्रोफिलिक। तो इनके नाम जो है ना, इसी कार्य के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। अब बेसोफिलिक या ये कैसी होती है भाई, ये ब्लू होती है। ठीक है ना, ब्लू, और इसका पूरा नाम डाई का क्या होता है, मिथाइल ब्लू बेसिक डाई है ये। और जब WBC पर इस तरह की डाई डाली जाती है, WBC विथ जो है बेसिक डाई, ठीक है, जैसे ही डाली जाती है तो कलर कैसा होता है भाई, कलर हो जाता है ब्लू कलर। किसका, WBC का। और जिनका ब्लू कलर हो जाए, बेसिक डाई या मिथाइल ब्लू डाई डाले और कलर कैसा हो जाए, ब्लू कलर हो जाए, ऐसी जो हमारी WBC हैं इनको क्या कहेंगे, बेसोफिलिक डाई कहेंगे। ठीक है। और दोनों डाई को डाल दे, यानी एसिड को भी डाल दे और बेसिक को भी डाल दे, दोनों डाई को डाले, और डालने के बाद यानी कोई भी कलर नहीं आए, या कहे कि कलरलेस आए, क्योंकि ये न्यूट्रल कर देती। एसिड और बेस जब मिलता है तो न्यूट्रल, यानी दोनों को जब डाल दे तो कोई कलर नहीं आए, यानी कि जैसी थी WBC वैसी रहे, यानी एसिड और बेसिक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए, नो इफेक्ट। ठीक है, यानी जैसी है उसका कलर वैसा ही रहे, एसिड डालो चाहे बेसिक डाई डालो, कोई कलर में बदलाव नहीं हो, यानी कोई इफेक्ट नहीं हो, तो उसको कहते हैं भाई कलर लेस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कलर लेस, या इसको जो है इसको कहते हैं
न्यूट्रोफिलस क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूट्रोफिलस। उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलस कहते हैं। किसको कहते हैं? जो हमारी डाई है, एसिड और बेस जिसमें डाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलस। यानी न्यूट्रल हो जाती है, यानी वो किसी भी तरह के एसिड और बेस को अपने में नहीं समाती, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? न्यूट्रोफिलिक। उसको न्यूट्रल रहती है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिलिक इसको नाम दे दिया। तो देखिए नाम जो है ना, इसेनोफिलिक यानी ईसोन नाम की जो डाई हो उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले। बेसिक डाई बेसिक जो होता है उसको कर ले। न्यूट्रोफिलिक जो यानी किसी में भी नहीं आए, यानी इनके नाम जो कहीं कहीं इनके जो डाई डाली जाती है उसके आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। अब एग्रानुलोसाइट जिनमें ग्रानुल्स नहीं होते, ये कौन कौन सी होती हैं भाई? ये जो है ना, एक तो मोनोसाइट होती है और एक होती है लिम्फोसाइट। कैसी होती है? लिम्फोसाइट, ठीक है ना, लिम्फोसाइट। अब इस तरह मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट, ये 2 प्रकार की होती है, ये जो है 3 प्रकार की होती है। टोटल हो गई ये 5। अब हम आगे इनके बारे में देखते हैं, एक एक के बारे में। जैसे हम पहला हमारा था बेसोफिलस, ठीक है ना, या बेसोफिलिक, इसको ऐसे भी बोल, फिलस बोलो, फिलिक कोई नहीं। तो ये कितनी होती है भाई? इनकी संख्या जो है ना 0.1 से 0.5% होती है ऑफ WBC, ठीक है। टोटल WBC में इनकी मात्रा इतनी होती है। न्यूट्रोफिलस कितनी होते हैं भाई? ये संख्या में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 60 से 65% ऑफ WBC में यही होती है, ठीक है ना। और कौन सी होती है भाई? ईसिनोफिलस कितनी होती है भाई? ये 2 से और 3% होती है WBC में। अब ये मोनोसाइट कितनी होती है भाई? मोनोसाइट भी संख्या में 6 से 8% होती है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिलस, उसके बाद कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है। दूसरे नंबर, ये पहले नंबर पे होती है, ये दूसरे नंबर पे होती है। यानी पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिलस होती है, दूसरी सेकंड की बात करें तो मोनोसाइट्स होती है, ठीक है। इसमें ठीक है, यानी लार्जेस्ट होती है, इस तरह से इसको कहा जाता है, लार्जेस्ट है ना। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट्स, ये कितनी होती है भाई? 20 से 25% ये होती है। ये क्या होती है भाई? लार्जेस्ट होती है, ठीक है ना, लार्जेस्ट लंबी होती है, ठीक है ना, WBC। और लिम्फोसाइट क्या होती है भाई? सबसे स्मॉलेस्ट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। ये सबसे छोटी होती है, ये सबसे बड़ी होती है। सबसे मैक्सिमम कौन होती है? तो भाई मैक्सिमम ये होती है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। मैक्सिमम न्यूट्रोफिलस सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा। तो इसको कह सकते हैं, न्यूट्रोफिलस को क्या कहते हैं? मैक्सिमम कह सकते हैं। क्या कहेंगे भाई? मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम इसकी अमाउंट होती है। मिनिमम अमाउंट किसी की होती है? बेसोफिलस की मिनिमम अमाउंट होती है। मिनिमम अमाउंट इसकी होती है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिलस की होती है। लार्जेस्ट कौन होती है? मोनोसाइट्स होती हैं। सबसे छोटी कौन होती है? बेसिनोफिलस होती हैं। लिम्फोसाइट इतना होती है। ये हमारे इनका जो है ये कितना होती है उनके बारे में हो गया। अब भाई हम और डाई के आधार पर तो पहचान लिया, और भाई आकृति के आधार पर भी पहचान सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल पहचान सकते हैं। आकृति के आधार पर भी इनको जो है पहचान सकते हैं। यानी यह कहे कि इनमें न्यूक्लियस के आधार पर, सॉरी, आकृति तो इनकी होती ही नहीं है, आकृति या साइज तो इनका होता ही नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अब इनको न्यूक्लियस की प्रेजेंटता के आधार पर भी इनको पहचान सकते हैं। तो कैसे कैसे पहचानेंगे, आओ देखते हैं। अब कोई जो WBC है, कोई भी WBC है, अब जो है
न्यूक्लियस के आधार पर इनको जब पहचानते हैं तो न्यूक्लियस ऑफ ईसिनोफिलस का न्यूक्लियस का जब हम बात करते हैं तो देखिए मान लीजिए ये हमारा WBC है और इसमें इस तरह के दो छोटे छोटे क्या है भाई न्यूक्लियस हैं इस तरह के, यानी दो न्यूक्लियस है। तो इसको जो है इसमें क्या होता है बाइलॉब्ड न्यूक्लियस इसमें होता है, बाइलॉब्ड न्यूक्लियस इसमें होता है। सेकंड हम बात करते हैं तो इस तरह की जो ये डाई है इसमें भी दो तरह के न्यूक्लियस इसमें होते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इसकी तुलना में इसमें न्यूक्लियस क्या होता है इस तरह से बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है और इसको कहते हैं या कहेंगे बिग बाई लॉब्ड न्यूक्लियस, यानी ये जो है इसमें क्या न्यूक्लियस के आधार पर इसिनोफिल को जब तो ये तो हो गया इसिनोफिलिक, न्यूक्लियस ऑफ इसिनोफिलिक हो गया और ये न्यूक्लियस ऑफ बेसिनोफिलिक हो गया, ठीक है। ये एक, ये दूसरा कौन सा हो गया जो है न्यूक्लियस ऑफ बेसोफिलस, ठीक है ना। बेसोफिलस में इस तरह होता है, इसिनोफिलस में छोटा न्यूक्लियस होता है तो बाइलॉब्ड है, इसमें भी बाइलॉब्ड है पर इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियस छोटा होता है। न्यूक्लियस की प्रचंडता के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। थर्ड बात करते हैं हमारा न्यूट्रोफिलस की। न्यूट्रोफिलस में जो है जब बात करते हैं तो न्यूट्रोफिलस में जो है ना बहुत सारी छोटी इस तरह से होती है, ठीक है ना। न्यूट्रोफिलस में यानी इसमें 5 न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जो है 5 न्यूक्लियस होते हैं और इसमें 1 से 2 इनमेच्योर भी होता है, इमेच्योर न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और चौथा हम बात करते हैं तो इसमें मोनोसाइट का न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट की बात करें, न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट की, तो मान लीजिए ये हमारी सेल है तो इसमें चांद जैसा अर्धचंद्राकार जो है न्यूक्लियस होता है या कहे कि किडनी के रूप में होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस, शेप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, किसमें जो है मोनोसाइट में कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है किडनी के आकार का न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। तो ये हमारा हुआ जो है न्यूक्लियस के आधार पर इनका डिवाइडेशन, ठीक है। इस तरह से हम पहचान इसको सकते हैं और इनका कैसे इनको जो है कार्य के आधार पर इसको जब देखते हैं तो इनका कैसे कैसे इनका कार्य होता है तो देख लीजिए फंक्शन ऑफ दिस सेल, फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए आ गया होगा समझ में कि किस में बाइकॉनकेव होता है, बाइलॉब्ड होता है ना, इस तरह से जो है बाइलॉब्ड है ना, बाइलॉब्ड किस में होता है और छोटा किस में होता है, बड़ा न्यूक्लियस किस में होता है, ये हम देख चुके हैं, इसका हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन की हम बात करें तो देखिए फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स, इन कोशिकाओं के कार्य या फंक्शन। अब भाई ये जो है ना इनमें 2 कोशिकाएं, एक तो होती है न्यूट्रोफिलस प्लस मोनोसाइट, न्यूट्रोफिलस और मोनोसाइट। ये क्या करती है भाई, ये जो है ना बैक्टीरियल डाइजेशन वर्क,
यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, खा जाने का, इसलिए इनको फैगोसाइटिक एक्शन भी इसको बोला जाता है। बैक्टीरिया को कौन कौन मारती है? तो न्यूट्रोफिलस और मोनोसाइट, ये दोनों न्यूक्लियस, जो कोई भी बैक्टीरिया आता है साइटोप्लाज्मा में तो उसको मार के खा जाती है, इसलिए इनको फैगोसाइट भी इनको कहा जाता है। यानी सबसे पहले न्यूट्रोफिल अपना काम करेगी, न्यूट्रोफिल यदि काम नहीं कर पाती तो सेकंड कौन करेगी? मोनोसाइट करेगी। सबसे पहले यही जो है बैक्टीरिया का जो है भक्षण करेगी, ठीक है ना। सबसे WBC में भी सबसे पहले कौन काम करती है भाई? बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करती है? तो बैक्टीरिया को मारने का काम हमारी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करती हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे और भी कोशिकाएं हैं, तो और कौन कौन सी क्या क्या अपना काम करती है। तो भाई देख लीजिए, हमारी जो दूसरी जो है, तो दूसरी कौन? इसिनोफिल की बात करते हैं। तो ये क्या करती है भाई? दो तरह के हार्मोन ये बनाती है। एक तो क्या बनाती है? हिस्टामिन रिलीज करती है। क्या करती है? हिस्टामिन। दूसरा क्या करती है बेटा? हेपेरिन करती है। कौन करती है? हेपेरिन करती है। हिस्टामिन क्या? एलर्जी। हिस्टामिन का मतलब ही क्या है? जो एलर्जी के समय बढ़ जाए, यानी कहे कि ये क्या करती है? एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है ना, या एलर्जी केमिकल को रिलीज करती है, ठीक है। तो इनको जो है क्या कहते हैं? इनको जो है ईटिंग एंटी एलर्जिक मेडिकेशन या मेडिसिन, ठीक है ना। ये रिड्यूस हिस्टामिन रिलीज, या कहे कि देखिए भाई किसी में एलर्जी हो गई ना तो उसका ईसिनोफिलिक सेल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और साथ में हेपेरिन क्या करता है? ये एंटी कोगुलेंट का काम करता है, यानी कोगुलेंट का काम करता है, यानी ब्लड को जमने से बचाता है। ये दोनों इनके काम हो गए। और भी कोई काम है क्या? हमारी जो कोशिका है इसिनोफिल है ना, इसके अलावा जो हमारी कौन सी रह गई अभी जो है हमारी जो है बात करते हैं बेसोफिलिक हो गई। तो बेसोफिलिक क्या करते हैं भाई? वुंड की हीलिंग में, यानी घाव की मरम्मत करने में सहायता करती है। तो हमने वैसे ही बता दिया। अब एसिनोफिलिक का लिख लेना कि क्या करती है भाई? वो जो है ना, कोई घाव हो जाता है तो घाव की हमारी रक्षा करती है, घाव को भरने में मदद करती है। तो इस तरह से इनके कार्य हो गए। अब ये कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी आता है तो सबको भक्षण कर लेती हैं, बेसोनोफिलिक हो गया। और इसके बाद हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं। लिम्फोसाइट और देखिए लिम्फोसाइट प्लस मोनोसाइट की बात कर लेते हैं। ये क्या करती हैं? ये क्या करती है भाई? एंटीबॉडी बनाती हैं। दे फॉर्म्स एंटीबॉडीज। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। और ये क्या करता है भाई? दे फॉर्म्स इम्यूनो रेस्पॉन्स। ये क्या करती है? इम्यूनो रेस्पॉन्स। और इम्यून रेस्पॉन्स करती हैं, साथ साथ में दे फ्रॉम एडवांस लेवल इम्यूनिटी फॉर फ्यूचर बाय मेकिंग मेमोरी सेल्स। यानी एक बार कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है किसी का, तो आगे के लिए उसके लिए एंटीबॉडी बनाने का काम भी
कौन करती है, जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट करती है। वैसे एंटीबॉडी की तरह ये हमारे शरीर में काम करती है, साथ में इम्यून रेस्पॉन्स के लिए भी उत्तरदायी हैं, साथ साथ में एडवांस लेवल का यानी आगे बहुत तीव्र गति करने वाला या बहुत मजबूती से काम करने वाला इम्यून सिस्टम डेवलप करती है। साथ साथ में पहले कोई बैक्टीरिया या वायरस का जो है कि शरीर पे प्रभाव डाला है या बीमारी उसमें हुई है तो आगे उसके लिए मेमोरी यानी पहले से एंटीबॉडी बनाए रखने में मदद करती है। कौन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो भाई आज जो है अब हम इतना ही क्लास करेंगे, बाकी आगे की क्लास जो है अगले दिन करेंगे, यानी कि जो है अगली क्लास जो है अब कल करेंगे। आज क्लास को जो है यहीं एंड करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को जो है धन्यवाद। शांति से आप क्लास देखें और इस तरह से देखते रहिए और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शाम की जो क्लास होगा उसमें भी आप सब लोग जुटे, और सब जुटेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम भी काम करने का इच्छा होता है। आप लोग नहीं जुटोगे तो हमारी भी इच्छा जो है नहीं काम करने की होगी, यानी हम भी सोचेंगे कि कोई पढ़ने वाला ही नहीं है तो पढ़ाए किसको, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़िए जिससे हमको पता चले, ठीक है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सबको बताएं कि हमारे सर हैं जो क्लास ले रहे हैं, और जिससे उनका भी भला हो और साथ में आपका भी हो। तो धन्यवाद सभी को, शांति से आप पढ़े, ठीक है, बाय।